नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ सूरत में आज हमारे साथ है मुकेश दलाल जी। और मुकेश दलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुकेश भाई जो है सूरत के बहुत ही जाने माने पब्लिक पर्सनालिटी है, पॉलिटिशियंस भी है, साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही और कैसे वो समाज के लिए काम करते हैं, कैसे राजनीति में काम करते हैं। बात करते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस शो में आए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई। 1981 में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी करियर की शुरुआत सूरत पीपल्स बैंक की नौकरी से हुई जी। मुझे आज भी याद है, 18 नवंबर 1982 में मैंने सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन किया था जी। और उस समय पहला पगार 450 रुपया पंटानीन का मेरे हाथ में आया था और 900 रुपया पगार था जो मैंने मेरी मम्मी को दे दिया था। जी। और वहीं से जो शुरुआत हुई तो आज तक पीछे मुड़ के देखा नहीं है। जी। उसके बाद सर आप वहाँ पे आपकी जॉब थी, तो जॉब आपने कितने साल किया और उसके बाद की आपकी जर्नी कैसी रही? तकरीबन 10 साल मैंने जॉब की जी। और क्योंकि आई वॉज बिजनेस माइंडेड मैन जी। तो हर पल मेरा नज़रिया बिजनेस का ही रहता था। जी। जी। जबकि मेरे पास तब बिजनेस का स्कोप थोड़ा बहुत लिमिटेड था, जी। मगर फिर भी मैं बिजनेस से ही मेरी आगे करियर बनाना चाहता था। जी। तो तब मैंने रिज़ाइन कर दिया। जी। वो एक ऐसा टाइम था जी। तो सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर रिज़ाइन करना मतलब 56 इंच की छाती चाहिए, जी। जी। क्योंकि उसकी सैलरी, इनका करियर, बैंक की रेपुटेशन इतनी बढ़िया थी कि कोई भी बंदा, कोई भी वहाँ पे नौकरी करने वाला नौकरी छोड़ने का साहस नहीं कर सकता था। जी। 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 फिर भी क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, जी। मैंने सोच समझ के पूरा टाइम लेके एक डेलिब्रेट निर्णय लिया कि मैं रिज़ाइन करके बिजनेस ही करूँगा। जी। 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 तो आपने बिजनेस शुरू किया होगा, तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया फिर? मेरा फैमिली का बिजनेस टेक्सटाइल का था, आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। मेरे पापा और हम लोग फैमिली में बहुत सालों पहले लुंगी बनाते थे जो टाइगर और विजया ब्रांड से प्रचलित थी, जो ब्रांड आज भी है। आज भी है। जी। और हमारे पास बहुत छोटा बिजनेस था। पापा के बिजनेस में कुछ सोच ही थोड़ी बहुत कम थी, जी। साहस भी कम थी। जी। 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 और फिर 1990 में लगभग 1991 में जॉब जब मैंने छोड़ी, उसके बाद 1 साल तक तो मैं अपने नाम पे कुछ बिजनेस कर नहीं पाया। वो 1 साल मेरा बहुत ख़राब रहा। जी। तब पॉकेट मनी के लिए भी मुझे फैमिली में देखना पड़ता था। जी। 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 मतलब काफ़ी आपने जॉब के बाद आपने स्ट्रगल की, बिजनेस शुरू किया, बट आप फिर राजनीति से भी जुड़े, तो वो कैसे जुड़े और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई वहाँ? मैं शुरू से कांग्रेस का कट्टर विरोधी रहा हूँ जी। और 77-78 में जब जनता मोर्चा बना था जी। और मैं मोरारजी देसाई का हमेशा मेरे आइडल रहे हैं। जी। और तब सूरत में जितनी भी मोरारजी देसाई की मीटिंग, जाहिर सभा होती थी, जी। वो मैं अटेंड करता था। जी। बाद में जब कॉलेज में था जी। तब मोरबी में एक होनारत हुई थी। तो होनारत के टाइम में मैंने कॉलेज पे मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा कि जनसंघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। और आरएसएस के लोग कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। जी। 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 और क्योंकि मैं एंटी कांग्रेस तो था ही, तब अटल जी काफ़ी लोकप्रिय थे और सूरत में देखो तो फकीर भाई चौहान और काशीराम भाई राणा का नाम चलता था और हमारे इलाके में फकीर भाई चौहान का नाम बहुत बड़ा नाम था। और मैं इनकी ट्यूशन क्लास में 7 साल तक मेरा पूरा फैमिली पढ़ा। तब मैंने 1981 में ही कॉलेज का जब मैं फाइनल ईयर कर रहा तभी मैंने बीजेपी का सभ्य बना
और आज भी वो रसीद मेरे पास कायम बनी हुई है। जी जी जी। तब अरविंद भाई घोड़ीवाला पार्टी के प्रमुख प्रेसिडेंट थे और कन्नू भाई जोशी पार्टी के महामंत्री थे। इनके हाथों साइन की हुई रिसिप्ट की जेरोक्स आज भी मेरे पास है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो 81 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तुरंत मुझे 82 में युवा मोर्चे में शहर का उप प्रमुख की जिम्मेदारी मिल गई। जी काम करता गया 84 में मैं काफ़ी स्टूडेंट काउंसिल यहाँ थी, हमारे यहाँ बीजेपी बिटिया थी, सेल बनाया गया, उसका पूरा दक्षिण गुजरात का मुझे कन्वीनर बना गया। जी जी जी। फिर मुझे प्रदेश में ले गए युवा मोर्चा में, तो वहीं भी मैं 7-8 साल, मैंने कुल मिला के 15 साल तक युवा मोर्चा में काम किया। जी जी जी। और मेरे साथ युवा मोर्चा में काम करने वाले थे एक भरत भाई भारत, पहले महाप्रमुख थे, वो बाद में एमएलए बने, मिनिस्टर्स बने 5 साल, जी 5 टर्म इनके एमएलए की सीट रही। बाद में मैं विमल शाह के नेतृत्व में मैंने काम किया, वो भी एमएलए बने, मिनिस्टर बने। जी और मुझे आज के गृह मंत्री जी। अमित भाई शाह के साथ भी युवा मोर्चा में प्रवास करने का मुझे मौका मिला है। वाह, क्या बात है। 3 टायर नॉन एसी में मैंने अमित भाई शाह के साथ प्रवास किया है। वाह, हमने क्या पूरे 4 दिन ट्रेन में निकाले। 3 टायर में एक बाजू तीसरे माले पे अमित भाई जी। और दूसरे तीसरे माले पे मैं था। जी तब अमित भाई, तभी से मुझे मालूम था कि बहुत अभ्यास हुआ है। और वो बुक पढ़ रहे थे रोजेस इन विंटर, जब वो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तब वो बुक मैं पढ़ता था। वाह, क्या बात है। मतलब कि ये आपकी राजनीति में आने के बाद की जर्नी है। बट अभी आप सूरत महानगर भाजपा बीजेपी में आप महामंत्री भी हैं, तो वहाँ आपकी जिम्मेदारी क्या है और कैसे निभाते हैं आप वहाँ पे? मैंने स्वैच्छिक निर्णय किया था कि मैं अब कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी मेरी 3 टर्म हो गई थी। मैंने सोचा कि टिकट तो मुझे मिल जाएगी, जी और मेरे 15 साल बहुत काफ़ी है, और जब तक मैं रहूँगा मेरे पीछे वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जी जी। तो मैंने सोचा कि भाई एक आगे वाले कार्यकर्ता के लिए जगह का रुख करनी ही चाहिए। मैंने पार्टी को बोला कि मैं संगठन में काम करूँगा, संगठन में जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी जी वो मैं निभाऊँगा, जी। और हो सकता है कि पार्टी में मुझे बड़ी पोस्ट भी चुनाव में मिल जाती, मगर मैंने संगठन का ही काम किया। और आज संगठन में पूरा फुल टाइम मैं डिवोट करके दे रहा हूँ। अभी भी मैं भाजपा कार्यालय से ही होके आया हूँ। जी 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 जी। तो और ये मेहरबानी सब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री CR पाटिल साहब की है, जी जो मेहनत जो लगन से वो कर रहे हैं। मैंने आज तक मेरे 40-42 साल के करियर में ऐसा प्रदेश प्रमुख नहीं देखा कि जो इतनी मेहनत दिन रात कर रहे हैं, कर रहा है। इतना प्रवास कर रहे हैं, फिर भी थकते नहीं जी। है, नई नई चीज संगठन में लाते ही रहते हैं। जी जी। मतलब कि काफ़ी पॉलिटिकल लेवल में काफ़ी चेंजेस है, ऐसा आपका कहना है कि बिल्कुल। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। नई सोच आई है, नया विचार आया है, जी। और इतने कार्यक्रम देते हैं, खुद इतनी मेहनत करते हैं, जी 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 जी। साहस भी बहुत करते हैं। प्रवास तो समझोगे एक 40-45 साल का लड़का भी ऐसा इतना प्रवास नहीं कर सकते, इतना प्रवास हमारा साहब करते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। और साथ में सर राजनीति की बात हमने की, आप कॉरपोरेटर भी है अडाजन के विस्तार में, कंटिन्यू 3 टर्म्स है, तो वहाँ पे आपकी कामगिरी कैसी रही सर? मुझे संतोष है, 3 टर्म्स कंटिन्यूस, मतलब 15 साल में अडाजन में से कॉरपोरेटर रहा, जी और मैंने मेरे वार्ड के हर प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश की है। जी मैं कार्यकर्ता के मेरे घर पे मतदार को बुलाता नहीं था, मैं खुद इनके पास आता था, मेरी स्टाइल यही थी। जी जी। और वो दरमियान में मेरी तमन्ना थी कि वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल आए अडाजन में, तब स्कूल नहीं थी, तब फ्लाईओवर्स नहीं थे, जी और ऐसे काफ़ी मेरी योजनाएं थी, वो मैं इसमें सफल हुआ। जी। मतलब आपको जनता का भी काफ़ी सपोर्ट मिला, बहुत support। इसी की वजह से आप कंटिन्यू 3 टर्म तक आप कॉरपोरेटर मेरे बने। कार्यकर्ता का भी बहुत सपोर्ट रहा। जी जी। आगे चलते हैं, मुकेश जी के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मतलब जैसे आपको दिखते हैं वैसे है नहीं, बहुत अच्छा काम उन्होंने समाज के लिए किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम पूरा उनका जाने कि उन्होंने क्या किया है। आगे चलते हैं तो वो स्थायी समिति में भी
कंटिन्यू 5 टर्म तक वो चेयरमैन भी रहे हैं। तो सर वहाँ आपकी कामगिरी कैसी रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत संतोष है कि मैं शहर के विकास में मेरा योगदान कर पाया। जी जी रानी अडायन का विकास में भी मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। जी समझो कि एक हिसाब से सूरत शहर के विकास की शुरुआत ही उस टर्म से हुई है। जी और तब 850 करोड़ का जब कैपिटल काम पूर्ण हुए थे तब ऐसा माना जाता कि एक रिकॉर्ड है। आज तो 2000 करोड़ का काम हो रहा है। जी 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 विकास की नींव मैंने रखी और सूरत महानगर पालिका के रेवेन्यू में भी मैंने बहुत फोकस किया। आज जो जितनी भी रेवेन्यू में हेड है वो सब लगभग सब तकरीबन सब के सब हेड मैंने खड़े किए जी 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 और हर हिसाब से कॉरपोरेशन को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। साथ में सूरत का विकास भी स्टॉप नहीं हुए, इतना खर्चा भी किया। रानी अडायन का भी विकास हुए। रानी अडायन में मैंने सीसी रोड दिए, केबल स्टेज ब्रिज दिया, उमरा ब्रिज मेरे टर्म में हुआ। इंडोर एक पालनपुर में स्टेडियम अभी आ रहा है वो भी मेरे टर्म में हुआ। फिर संजीव कुमार ऑडिटोरियम हुआ, ये आर्ट सेंटर हुआ, काफ़ी कम्युनिटी हॉल, काफ़ी पार्टी प्लॉट बनने की शुरुआत मेरी टर्म में ही हुई। वाह क्या बात है। तो कुल मिला के मैं इतना सेटिस्फेक्शन और गर्व ले सकता हूँ कि स्थायी समिति चेयरमैन में मैंने रानी अडायन का विकास तो किया, साथ में पूरा शहर का विकास किया। और मेरी सोच ये थी कि सिर्फ रानी अडायन के छोटा विकास नहीं होना चाहिए, वराछा का भी और लिम्बायत का भी विकास इतना ही होना चाहिए जितना ये विकास है। बैलेंस ग्रोथ का कंसेप्ट मैंने रखा था। जी 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 और मुझे संतोष है कि 5 कंटिन्यूस टर्म मुझे मेरी पार्टी ने दी। मेरा हौसला बढ़ाया मेरी पार्टी ने। और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और तत्कालीन जो प्रदेश के प्रमुख थे जी माननीय श्री रूपाला साहब और माननीय श्री फड्डू साहब, इनका भी मुझे काफ़ी सहयोग मिला। हमारे शहरी विकास मंत्री नितिन भाई पटेल का भी मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला। मैं बहुत सीखा हूँ इस सबसे। जी जी मतलब इतनी लंबी जर्नी से आप बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ आपने समाज के लिए किया है। तो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल बात हमने मतलब राजनीति की बात हमने जानी, मुकेश जी कहाँ क्या करते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। मुकेश जी लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में कमेटी मेंबर भी है, तो लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में भी आपकी बहुत सारी सेवाएं हैं, तो वो भी सर हमें बताइए। क्योंकि क्रिकेट मेरा सबसे पहला शौक है जी। सूरत महानगर पालिका की टीम कंटिन्यूस 4 टर्म में मेरी कैप्टनशिप में खेली जी। और सूरत महानगर पालिका की टीम पूरे 4 साल पूरे गुजरात में इंटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डे एंड नाइट सीजन क्रिकेट वाइट बॉल से जो खिलाया जाता है इसमें चैंपियन रही जी। जो रिकॉर्ड है। कोई टीम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो उसी हिसाब से कन्हैया भाई कॉन्ट्रैक्टर का एक दिन फोन आया कि भाई आप हमारी पैनल से चुनाव लड़ो। मैंने तुरंत वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जी। और आज लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर का 1 साल में इतना विकास हुआ है, इतने सारे काम हुए कि आप देख के दंग रह जाओगे जी। हमारा जो जिम बना है वो नंबर 1 जिम सूरत में है जी। काफ़ी मैच खेले गए नेशनल लेवल के, रीजनल लेवल के। सूरत के काफ़ी खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में आए, अंडर 14 में आए। महिला क्रिकेट में 7 महिला एक साथ में खेल रही है जी। और काफ़ी इवेंट हुए। अभी आप देखोगे कि चेन्नई सुपर 11 की महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत का चयन किया है कि ये लोग 15 दिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। वाह क्या बात है। ये सबसे बड़ी सिद्धि उपलब्धि है हमारी जी, बहुत बड़ी बात है। और धोनी, रविंद्र जडेजा सहित पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी 15 दिन तक लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे, उनका जिम का इस्तेमाल करेंगे, पूरा इलाका का इस्तेमाल करेंगे। तब देखना कि सूरत इंटरनेशनल लेवल पर चमक जाएगा, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम भी चमक जाएगा। बिल्कुल चमक सकता। और अभी हम सब लोग हमारे प्रमुख हेमंत भाई मानले, हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर, हमारे मेंटर कन्हैया भाई कॉन्ट्रैक्टर, हमारे क्रिकेट समिति के चेयरमैन नईमेश भाई देसाई, हमारे सेक्रेटरी हितेश भाई पटेल, सब लोग इसकी तैयारी में जुटे हैं। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सूरत में ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल जो क्रिकेटर है वो आने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने मुकेश जी। आगे चलते हैं तो और भी उनकी कामगिरी है जो हम जानेंगे कि सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी में भी
मैनेजिंग कमेटी सभ्य है, तो वहाँ पे सर आपकी क्या कामगिरी है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी में तकरीबन मैं 13-14 साल से हूँ जी। इसमें मैंने लुथरा MBA कॉलेज में, जिसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बोलते हैं LAC, जी। तो LAC के मैं चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद में KP कॉमर्स कॉलेज की जिम्मेदारी निभाई चेयरमैन की। उसके बाद में 2 या 3 टर्म तक मैंने BBA कॉलेज की चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाई। आज अभी सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज है, इसमें मैं लोकल कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये कॉलेज के जो प्रश्न होते हैं, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो स्टाफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। इसके उपरांत भी मैं 2-3 कमेटी में हूँ, एक फाइनेंस कमेटी में हूँ, लीगल कमेटी में मैं था, काफ़ी कमेटियों में मैंने सेवा की है। जी 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 सर, तो आगे चलते इन सब बातों के बीच में मैं सर जानना चाहूँगी कि आपका एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन कितना है। ये पूछना नहीं चाहिए, बट मैं पूछना चाहूँगी ज़रूर आपसे। मैंने BCom में स्टैटिस्टिक किया है। वो ज़माने में पूरे यूनिवर्सिटी में हम 3 ही लोग थे जो स्पेशल पेपर स्टैटिस्टिक लेते थे जी। जिसकी कोई किताब भी नहीं आती थी। जी। 7-8 किताब मिला और तब प्रश्न पत्र बनता था हमारा। जी। और मैं गोल्ड मेडल का कैंडिडेट माना जाता था। सब लोग बोलते थे कि अभी ये गोल्ड मेडल के लिस्ट में मुख्य दलाल का नाम आएगा। जी। मगर समय वो नहीं आया। उसके बाद में मैंने MBA डबल MBA किया फाइनेंस में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जी। और मार्केटिंग में भी कर रहा था, जी। मगर मैं इसकी एग्ज़ाम नहीं दे पाया, अधूरा रह गया। जी। बाद में मैंने लॉ किया टैक्सेशन में। मतलब BCom MBA और मैं लॉ की 3 डिग्री मेरे पास है, और बैंक की भी मैंने CIB की एग्ज़ाम पास की है। वाह, क्या बात है। तो अभी आगे चलते हैं। बहुत सारा काम आपने किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एजुकेशन भी आ गया, पर फैमिली का सपोर्ट आपको कैसा है और किस तरह से फैमिली को भी आप मैनेज करते हो, वो भी हमें बताइए। I am fully obliged to my family. जी। Without full support from my wife and my family, जी। I would not have been where I am today. जी। फैमिली में सब ने मुझे इंस्पिरेशन दिया, मुझे मोटिवेट किया। जब निष्फलता आई तब भी वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई भाभी, सब लोग मेरे साथ में खड़े रहे। जी। मेरी बहन, मेरे बनोई, इवन अप टू मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ खड़े रहे। जी। तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मैंने दिन रात नहीं देखा। जी। जब मेरी शादी हुई थी, तो आपको जान के सरप्राइज होगा कि जब हम लोग फेरा फर रहे थे, जो इसकी विधि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जी। तो इम्पोर्टेंट विधि में मेरे पापा मौजूद नहीं रह सके थे, क्योंकि कांग्रेस वालों ने मेरे यहाँ रेड करवाई थी। तब दुकाल था, मैंने तो नियम के हिसाब से आइटम बनाई थी, मगर फिर भी मेरे पापा को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा, इनका निवेदन स्टेटमेंट लिया। तब तक ब्राह्मण तो रुकते नहीं है, तो जब फेरा की विधि होती है इम्पोर्टेंट, वो मेरे पापा ने परफॉर्म कर पाए। और जब मेरे लड़के की मुंडन भी हुआ, वो टाइम पे भी मैं हाजिर नहीं था। मतलब आपने समाज के लिए ही अपना योगदान ज़्यादा दिया, अपने परिवार के लिए इतना योगदान नहीं दिया। मतलब सपोर्ट परिवार ने बहुत किया, आप ऐसा कहना चाहेंगे? जी जी। अब आगे चलते हैं। तो अभी आपका जो आप प्रेसिडेंट हो सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के, तो वहाँ पे आपकी सर कामगिरी कैसी है? पहले जॉब से लेके आज प्रेसिडेंट तक की सफ़र हमने जानी, तो अभी आप बताइए कि प्रेसिडेंट होने के बाद आपने बैंक का ग्रोथ कैसे किया है, और क्योंकि मैंने सुना है बहुत ग्रोथ हुआ है बैंक का, तो वो भी आप बताइए सर। It is indeed a matter of pleasure and pride for me that I am a president of the bank in which I was working and I had started my career. जी जी। This year we are celebrating centenarian year of the bank. आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी बैंक पूरे देश में सबसे पहली रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव बैंक है। जी जी। और आज उनका पूरा जो कारोबार है वो 8,860 करोड़ के आजू बाजू है जी। और 5,250 करोड़ की डिपॉजिट है, 36
3618 करोड़ की हमारे पास एडवांसेस है और खुद का फंड 600 करोड़ का है। जी, 1800 करोड़ की हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। आप समझ सकती है कि हमारा बैंक कितना फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। जी, दक्षिण गुजरात में हमारा बैंक नंबर 1 है, बिल्कुल सही कहा। और पूरे गुजरात में नंबर 3 है। बिल्कुल और इस साल भी हमारा बैंक का ग्रोथ इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हमारा पिछले 2.5 महीने में 262 करोड़ का बिजनेस बढ़ा है। आप समझ सकती है कि आज कोरोना के काल में जी, और अभी तो क्या है कि गवर्नमेंट खुद एक हमारी कंपटीशन में पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स का डर, ब्याज, प्राइवेट बैंक के डर, वो सब में हमको फेस करके भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा आगे का टारगेट 10,000 करोड़ का है। इस साल हम निश्चितपणे ही 9,000 करोड़ क्रॉस करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। आगे ये संभावना है कि हमारी बैंक को 2 या 3 ब्रांच नई खोलने की अनुमति मिलेगी। हमने करेंसी चार्ज के लिए भी आरबीआई की मंजूरी मांगी है। हमने आरबीआई से फॉरेन एक्सचेंज लाइसेंस नंबर 1 ग्रेड का भी मांगा है। और ये सब हमको मिलने की पूरी इस साल उम्मीद है। और ये अकेला इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क से होता है। मेरे साथ पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खड़ा है, मेरे साथ पूरा 500 का स्टाफ खड़ा है, मेरे साथ पूरे सभासद 90,000 खड़े हैं। इनका सपोर्ट, मेरे कस्टमर्स मेरे साथ खड़े हैं। इनके विश्वास और इनका सपोर्ट, इनका कोऑपरेशन के बिना ये तरक्की कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने कि कस्टमर, कर्मचारी और जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सभी के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। और वैसे भी कोई भी क्षेत्र में हम आगे जाना चाहते हैं तो विदाउट किसी के सपोर्ट के हम नहीं जा सकते हैं। फैमिली सपोर्ट भी इतना इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं वहाँ का सपोर्ट भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तभी हम किसी भी काम के लिए आगे आते हैं और हम सक्सेस होते हैं। तो ये सक्सेस के पीछे जो राज है वो यही है। तो आगे चलते मुकेश जी, बैंक के बारे में जाना, बट राजनीति के साथ आप बहुत जुड़े हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि राजनीति में आगे आप क्या करना चाहोगे और लास्ट में जाने से पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको आपको संदेश देना है। राजनीति में आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी निभानी है जी। हमारे यहाँ पार्टी डिसिप्लिन होती है जी। तुम्हारी एस्पिरेशन या तुम्हारी एम्बिशंस काम नहीं करती। पार्टी यथाचित निर्णय योग्य व्यक्ति के हिसाब से हर पल जिसको जो जिम्मेदारी समझती है योग्य, वो जिम्मेदारी देती है। आगे भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी लेगी वो हम निभाएंगे। और मेरी एक फिलोसॉफी रही है कि जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। क्या बात है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को ढोई मोटाता चला गया। और सबसे बड़ी चीज़ तो वक्त होती है। बिल्कुल सही। वक्त के हिसाब से ही आदमी चलता है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर से गुलाम। क्या बात है। आपकी हंसी ही इम्पोर्टेंट है, इसी से ही आपका सब काम हो जाता है, ऐसा मानना है। जाते जाते हमारे मतलब दर्शक और सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शक को, सोसाइटी को एक मैसेज अवश्य दूंगा कि राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहिए, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े रहिए। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो देश में पिछले 4, 5, 7 साल से वातावरण बनाया जा रहा है, देश विरोधी वातावरण खड़ा कर रहा है, देश की इंटरनेशनल लेवल पे इमेज जितनी भी खराब हो वो खराब करने में जो लोग जुड़े हैं, इनसे मोहित, इनका सख्त में सख्त विरोध करके भी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े रहिए। अपनी जिम्मेदारी निभाइए, खामोश मत रहिए, कुछ बोलना पड़ेगा। वरना जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो शोर करते हैं, जो लोग की विचारधारा राष्ट्रवादी नहीं है वो लोग ज़्यादा शोर करते हैं, तो इनको काउंटर करो, खुलेआम काउंटर करो। भारत देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वो एक विशाल देश है और सदियों से चलता आया। तो हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है हमारी जो विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहिए, हमेशा देश का साथ दीजिए और अपनी जो भी
एक एज ए नागरिक, एज ए सिविलियन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप छोटी छोटी बातें, बिजली का बचाव कीजिए, पानी का बचाव कीजिए, ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए और देश में जो भी सूचना मिले उसका पालन कीजिए। एज ए सिविलियन ओबीडियंस जिसको बोलते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तो ये देश 10-20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वो आप समझ नहीं सकते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने मुकेश जी। आपकी लाइफ जर्नी आज हमने जानी। दर्शक मित्र, मैं आपको बता दूं, आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ सूरत में आज हमारे साथ थे मुकेश दलाल जी, जो सूरत के बहुत ही जाने माने समाज सेवक भी है और साथ में राजनीति के साथ भी जुड़े हैं और अभी वो प्रेसिडेंट है सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के। तो मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे शो में आके आपने हमारे शो की शान बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यामिनी जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी और आपकी चैनल का भी, कि मुझे पहली बार इस चैनल में रूबरू होने का मौका मिला और मेरे जो विचार थे वो विचार आपके विशाल दर्शक वर्ग तक पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे विश्व में पहुंचाने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शक मित्रों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड के साथ, तो जुड़े रहिए। बट आपको करना पड़ेगा, फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वेबसाइट पे विजिट करिएगा ज़रूर और साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।